हेलो एवरीवन, आई एम यूज देशमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ एसएस की भी वीडियोस डाल दीजिए, तो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये एसएस की सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। मैं सबसे पहले आपको 8th क्लास की जो जीओ की एनसीईआरटी बुक है उसकी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेसन 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनके साथ साथ हम इसमें जितने भी मैक्सिमम इन बिटवीन क्वेश्चन निकल रहे हैं वो भी मैंने आपके इसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल यूज्ड बाय यू एवरी डे। ऐसे 3 मिनरल्स बताने हैं जो आपको मतलब डेली आप कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आंसर है एल्यूमिनियम, आयरन, सोल्ट, कॉपर। सेकेंड है हमारा, व्हाट इज एन ओर। वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। और होता है बच्चों अयस्क। अयस्क क्या होता है, मतलब एक ऐसी चट्टान टाइप कह सकते हैं कि जिसमें से हम जो हमारी जो मेटल्स होते हैं वो हम निकालते हैं। तो एक व्हाट इज एन ओर, अयस्क क्या है, व्हाट आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। और ये जो मिनरल्स के लिए जो अयस्क हैं वो आमतौर पर कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। ऐसी चट्टानें जिनसे हम मिनरल्स निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओर्स। दे आर जनरली लोकेटेड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो आमतौर पे किस तरह की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो या तो इग्नियस होता है बच्चों आग्नेय चट्टानें, या फिर जो मेटामॉर्फिक होते हैं कायांतरित परिवर्तित जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर ये स्थित रहते हैं। नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। ऐसे दो आपको रीजन्स बताने हैं जो नेचुरल गैस बहुत प्रचुर मात्रा में जहाँ पे इसके भंडार पाए जाते हैं। तो एक तो नॉर्वे, रसिया और यूके। ये 3 कंट्रीज हैं जहाँ पे जो ये गैस है, नेचुरल गैस काफ़ी क्वांटिटी में पाई जाती है। क्वेश्चन 4 है बच्चों, विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर। आप कौन कौन से जो एनर्जी के रिसोर्सेज आपको कौन कौन से का पता है, तो सभी को पता है। एक तो विच सोर्सेज, अच्छा अलग अलग ये इसके अकॉर्डिंग बताने हमें। रूरल एरियाज में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनसे एनर्जी मिलती है, एक तो बायोगैस और दूसरा है सोलर एनर्जी। और जो कोस्टल एरियाज हैं, तटीय इलाके, वहाँ पे किससे मिलती है एनर्जी, टाइडल या फिर विंड एनर्जी। टाइडल मतलब जो ज्वार एनर्जी होती है, और विंड होता है जो पवन ऊर्जा होती है वो। एरिड रीजन, एरिड होते हैं बच्चों जो शुष्क इलाके होते हैं, वहाँ पे कौन सी एनर्जी काम आती है, जैसे राजस्थान वाला इलाका है, ये शुष्क इलाके हैं, एरिड रीजन है। यहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी, यहाँ पे धूप काफ़ी मात्रा में मिलती है तो सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं, और हवाएं भी काफ़ी तेज चलती हैं, शुष्क पवन, जिसके कारण यहाँ पे विंड एनर्जी भी बना सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, गिव फाइव वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। ऐसे 5 आपको वेज बताने हैं जिससे आप घर में अपनी एनर्जी को, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप सेव कर सकते हो। तो फर्स्ट है स्विचिंग ऑफ द अप्लायंसेज व्हेन नॉट इन यूज। सबसे पहले तो जिन भी अप्लायंसेज को, जिन भी आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के जिन संसाधनों को आप यूज नहीं कर रहे हो, साधनों को जैसे फ्रिज, कूलर, एसी, जब यूज में नहीं आते तो उनको स्विच ऑफ कर दीजिए। सेकेंड है मिनिमल यूजेज एज पर रिक्वायरमेंट। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही, मतलब मिनिमम से मिनिमम आप यूज कीजिए। मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ नेचुरल ब्रिज एंड यूज नेचुरल लाइट बाई कीपिंग द विंडोज ओपन। जितना आप नेचुरल हवा का और नेचुरल लाइट का यूज कर सकते हैं उतना करिए। कैसे कर सकते हैं, अपनी जो विंडोज है उनको ओपन रखिए ताकि आपके पास नेचुरल जो हवा है और नेचुरल जो लाइट है वो आ सके, और आपको लाइटिंग की या फिर फैंस की कम से कम रिक्वायरमेंट रहे। फोर्थ है कीपिंग द लाइट्स डस्ट फ्री। जितने भी लाइट्स हमारे पास है, CFL है या ट्यूबलाइट हैं, जितने भी हैं सभी को डस्ट फ्री रखिए। फिर है फिफ्थ पॉइंट है द अप्रोप्रिएट मेंटेनेंस एंड यूजेज ऑफ अप्लायंसेज एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। और जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं इनको आप टाइम पे मेंटेनेंस रखिए, इनकी टाइम पे सही से मेंटेनेंस रखनी चाहिए जिससे कि एनर्जी सेव हो सके। अब है गिव रीजन्स, आपको कारण बताने कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट है एनवायरमेंटल आस्पेक्ट मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है उनको नज़र में जरूर रखना चाहिए, किससे पहले, जब हम बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं उससे पहले एनवायरमेंट से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा क्यों, इसके लिए कारण क्या है, आंसर रहेगा हमारा डैम क्रिएट इम्बैलेंस इन द अर्थ इक्विलिब्रियम।
जो अर्थ का संतुलन है उसके अंदर ये डैम है वो इम्बैलेंस मतलब असंतुलन क्रिएट करते हैं। डिफोरेस्टेशन लीड्स टू एनवायरमेंट पोल्यूशन, तो ज़रूरी है कि जहाँ पे भी हम डैम बनाएंगे वहाँ पे हमें फॉरेस्ट हैं जितने भी वो काटने पड़ेंगे, और डिफोरेस्टेशन से क्या होगा, डिफोरेस्टेशन से जो पेड़ कटने से होगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ेगा। पीपल बिकम डिस्प्लेस्ड, लोग बेघर हो जाते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ से सारा एरिया क्लीन करना पड़ता है तो लोग बेघर हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। सिटीज विलेजेस आर शिफ्टेड कोजिंग अनटोल्ड हार्डशिप्स टू पीपल, और इस तरह लोगों को अनटोल्ड मतलब बिना कई मुसीबत, हार्डशिप होता है कठिनाई, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, गाँव के गाँव पूरे शहर के शहर वहाँ से शिफ्ट करने पड़ते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस, सेकंड क्वेश्चन है जो रीजन बताना हमें कि जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज होती हैं वो कहाँ पे कंसंट्रेट होती हैं, कोल माइंस, जो कोयले की खान होती हैं, खदान होती हैं, उनके आसपास क्यों लोकेटेड होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोयला मिलेगा, कोयला सबसे भारी है, रॉ मटेरियल है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो बच जाएगा हमारा। कोल इज यूज एज पावर, पावर के तौर पे जो इंडस्ट्री होती हैं उनमें क्या यूज होता है, कोयला यूज होता है। इट इज़ यूज एज रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रीज, और रॉ मटेरियल का काम यही करता है टू सेव टाइम, तो ये पास में होंगी तो क्या होगा, टाइम भी बचेगा, टू सेव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और जो ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारा खर्चा है वो भी सेव हो सकेगा। अब हमारा थर्ड, पेट्रोलियम इज रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड, वो बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो पेट्रोलियम है उसको ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, कि ये जरूरी नहीं कि कारण बताओ में आपसे सारे पूछे जाएं, कोई भी एक क्वेश्चन आपके डाल दिया जा सकता है और उस पर कोई इन बिटवीन क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से करें। ये बच्चों टू नहीं आएगा, द आएगा। द रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स, ये सारी जो रिफाइनरीज होती हैं इनमें एक प्रोसेस चलती है जिसके कारण हमें क्या अलग अलग वैरायटी मिलती है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, मोम है, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स, ये सारी चीज़ें तब मिलती हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कोल्ड ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम और इससे डेरिवेटिव मतलब इससे निकलने वाले जितने भी ये पदार्थ हैं जो हमने ऊपर मेंशन किए हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, ब्लैक गोल्ड कहलाते हैं। इट इज़ ब्लैक इन कलर ऑफ ऑन थिक लिक्विड, इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, इसलिए ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ब्लैक गोल्ड। तो बच्चों इसमें ये और ऐड होएगा, आप ये एक बार देख सकते हैं, क्योंकि एक तो ब्लैक होते हैं और सेकंड क्या है कि इट इज़ लिमिटेड इन क्वांटिटी, क्वालिटी में थोड़े क्वांटिटी में लिमिटेड होते हैं, और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और जो प्रोडक्ट विच मेड बाई पेट्रोलियम आर ऑल्सो वैल्यूएबल, और पेट्रोलियम से जितने भी ये पदार्थ बनते हैं सारे के सारे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, कीमती होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट, कोरिंग कैन बिकम अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न, जो कोरिंग है, कोरिंग होता है बच्चों नीचे से जो खनिज निकाले जाते हैं, मतलब परवेदन कह सकते हैं, ये जो खनिज निकालने की जो प्रोसेस है ये एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। कैसे, जब हम नीचे से ज़मीन को खुदाई करके निकालते हैं तो ये एक चिंता का विषय है, कैसे। इट डेस्ट्रॉयड द अपर लेयर ऑफ द सोइल, एक तो इसकी जो ऊपर की जो अपर लेयर होती है मिट्टी की, फर्टाइल लेयर होती है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो ख़त्म हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है। इट इंक्रीज नॉइज पोल्यूशन, बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं तो उससे क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है, आसपास के जो लोग हैं काफ़ी परेशान होते हैं। इट ऑल्सो कोज लैंड डिग्रेडेशन, नीचे डिग्रेडेशन बच्चों मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था, लैंड डिग्रेडेशन होता है कि ज़मीन का नीचे चला जाना, तो भूमि निमनीकरण का भी कारण बनता है। इट ऑल्सो कोज सोइल इरोजन, और जो मिट्टी का कटाव है उसका भी ये मेन कारण बन जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, दो हमें दिए गए हैं टॉपिक और इनमें से हमें अंतर बताना है, डिस्टिंग्विश करना है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशन होते हैं बच्चों परंपरा से जो सदियों से चले आ रहे हैं, जिनको हम मतलब सदियों से यूज कर रहे हैं, देखा देखी, वो होते हैं कन्वेंशन। नॉन कन्वेंशनल होते हैं जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर, गैर परंपरागत। तो हमें ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इनको डिस्कस करना है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से हम यूज में ला रहे हैं वो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज। अब दूसरा पॉइंट है इसका, दे कोज पोल्यूशन, ये सारे के सारे जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये हम सदियों से देखते आ रहे हैं और हम भी यूज कर रहे हैं, तो सारे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू बी मेंटेन एंड स्टोर, इनको काफ़ी मतलब ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, इनको मेंटेन और स्टोर करना काफ़ी हर तरह से ही काफ़ी एक्सपेंसिव है।
फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम आर कन्वेंशनल सोर्सेज। ये आपके एग्जांपल्स हैं जो कन्वेंशनल सोर्सेज के। फायरवुड मतलब लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम। तो आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि आप कन्वेंशनल रिसोर्सेज के 2 या 3 एग्जांपल्स दीजिए। तो बच्चों ये जो अब मैं आपको वीडियोस दे रही हूँ, इसमें मेरा पर्पज़ यही है कि आपके जो एनटीएससी के बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेंगी, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जितने भी इन बिटवीन क्वेश्चन निकलते हैं वो सारे आपको देने की कोशिश की है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज अब हैं जो गैर परंपरागत, जो हमने लीक से हटके कुछ नया किया है उसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। दीज रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैव जनरली बीन आइडेंटिफाइड इन रिसेंट पास्ट। जो अभी हमने मतलब कुछ बीते गए कुछ ही टाइम से हमने इन जो रिसोर्सेज हैं इनको इन्वेंट किया है, आइडेंटिफाई किया है। लेस अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर देयर यूज़। इनके लिए, इनके यूज़ करने के लिए बहुत कम मनी हमें रिक्वायर्ड रहता है। दे आर जनरली पोल्यूशन फ्री, लगभग ये सारे पोल्यूशन फ्री होते हैं। दीज रिसोर्सेज आर इजी टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना भी काफ़ी ईजी होता है। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इनको मेंटेन करना और ये इनको मतलब यूज़ करना काफ़ी कम एक्सपेंसिव है। अब बायोगैस एंड नेचुरल गैस, ये क्या होती है? बायोगैस तो सभी को पता है कि जो डंग होता है, वेस्टेज होती है हमारे, उससे हम गांव में मतलब रूरल एरिया में ये काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी सस्ती पड़ती है। ऑर्गेनिक वेस्ट यही होता है बच्चों जो कूड़ा करकट और जो डंग से बनता है उसको ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल्स का मटेरियल होता है जैसे एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट, जितना भी वेस्ट होता है चाहे घर का बाहर का कहीं का भी हो वो सारा ऑर्गेनिक वेस्ट में आता है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कोल्ड बायोगैस, इन सभी को गैसियस फ्यूल में मतलब गैसीय ईंधन में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसको बायोगैस बोलते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज्ड बाई बैक्टीरिया इन बायोगैस, जब इन सारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं इनको डीकम्पोज कर दिया जाता है, मतलब डीकम्पोज होता है बच्चों सड़ाना, एक लंबे टाइम तक सड़ाया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा और ये बायोगैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग के लिए भी और कुकिंग के लिए बहुत मतलब एक्सीलेंट फ्यूल है, ये ईंधन है। इट प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर, और जो ये है एक बड़ी मात्रा में मतलब ऑर्गेनिक ईंधन प्रोवाइड कराता है जो बायोगैस है ये। अब है नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, जहाँ भी पेट्रोलियम निकलता है उसके आसपास ही जो नेचुरल गैस है उसके साथ ही निकलती है वो। इट इज रिलीज वैन क्रूड ऑयल इज ब्रोट आउट टू द सरफेस, जैसे ही क्रूड ऑयल को बाहर निकाला जाता है समुद्र की सतह के नीचे से उसके साथ ये रिलीज होती है। इट कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, घर में भी हम जो ये सिलेंडर वाली गैस यूज करते हैं एलपीजी, ये भी उसी का एक नेचुरल गैस का उदाहरण है। तो ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज़ दोनों के लिए यूज होती है। रसिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस, ये जो सारे कंट्रीज हैं ये नेचुरल गैस के सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो बच्चों अलग से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ये जो नेचुरल गैस है वो इसके जो अग्रणी कंट्रीज हैं, लीडिंग कंट्रीज हैं वो कौन से हैं। अब नेक्स्ट है आपका फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स बताने आपको। फेरस होता है बच्चों जिसमें लोहा होता है, लोहो धातु, और नॉन फेरस होता है जिसमें लोहा नहीं होता। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मतलब लोहो एस, मैग्नीज एंड क्रोमेटिस कंटेन आयरन, ये सारे के सारे जो धातु हैं इनके अंदर लोहा होता है, इनको फेरस बोलते हैं। तो फेरस से अगर आपको भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय फेरस मेटल्स, तो फेरस मेटल आर दोज विच कंटेन आयरन। अब नॉन फेरस मिनरल्स डजंट कंटेन आयरन, इनके अंदर आयरन नहीं होता और वो कंटेन करते हैं, बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड, लेकिन दूसरे जो मेटल होते हैं वो इनके जैसे गोल्ड, सिल्वर ये होते हैं। तो ये आते हैं आपके नॉन फेरस में। अब है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटल होता है बच्चों धातु मतलब धात्विक, नॉन मेटेलिक अधात्विक मिनरल्स आपको बताने हैं। मेटेलिक तो मतलब ऑब्वियस सी बात है जिसमें मेटल होता है। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रो फॉर्म, कच्ची मात्रा में मतलब रॉ मेटेरियल के तौर पर उनके अंदर क्या होता है, मेटल होता है। सेकंड क्या है उनकी जो फीचर क्या है वो, मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या कंडक्ट करते हैं मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों देते हैं। दे हैव अ करेक्टरिस्टिक्स लस्टर और शाइन, लस्टर होता है बच्चों चमक, शाइन का भी वही मीनिंग है। तो इनके अंदर एक जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि सभी धातुओं में चमक होती है। फोर्थ पॉइंट है आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज आर सम एग्जांपल्स, इनके ये कुछ
धात्विक जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं। आपसे अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गिव 3 और 4 एग्जाम्पल्स ऑफ मेटालिक जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उनके। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस, फेरस भी हो सकते हैं, नॉन फेरस भी हो सकते हैं कि क्योंकि जो फेरस है उसका एग्जाम्पल आयरन है जैसे मैग्नीज, और नॉन फेरस में क्या आ जाएगा जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। तो जरूरी नहीं है कि वो सारे फेरस हों, दोनों ही तरह के होते हैं। नॉन मेटेलिक कौन से होते हैं बच्चों? जिसमें धातु नहीं होती, मेटल नहीं होती। दे डोंट कंटेन मेटल्स, उनके अंदर मेटल नहीं होता। लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटेलिक के। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक, ये जितने भी फ्यूल्स हैं कोयला, पेट्रोलियम, ये भी किसके एग्जाम्पल्स हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल्स है बच्चों। अब हम इसके जो इन बिटवीन क्वेश्चन बच्चों, ये आपके इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो जितने भी बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्टिंग में ही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज मिनरल। जितने भी इन बिटवीन क्वेश्चन है बच्चों नोट कर लीजिए आप साथ साथ। व्हाट इज मिनरल, मिनरल क्या है? ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज मिनरल। एक नेचुरली मतलब नेचुरल तौर पे जो अक्कर होता है, पाया जाता है, एक ऐसा पदार्थ और जिसके अंदर हैज ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, और उसकी जिसके अंदर एक केमिकल कंपोजिशन होती है उसको क्या बोलते हैं? मिनरल। ये थी आपकी मिनरल की डेफिनेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, कितने तरह के मिनरल्स होते हैं? नेम देम, उनको नाम भी बताना है। 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स, एक मेटेलिक और दूसरा नॉन मेटेलिक। और अब मैं ये जो आपके अभ्यास के क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, उनमें मैं बता चुकी हूँ मेटेलिक क्या होता है, नॉन मेटेलिक क्या होता है। इसीलिए मैंने पहले वो वाले डिस्कस किए ताकि, क्योंकि वो थोड़े से लंबे थे तो हर चीज़ आपको डिटेल में थोड़ा सा पता चल गई। अब ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईजी रहेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, नेम देम, कितने तरह के मेटेलिक मिनरल्स हैं उनके नाम बताओ। अब 2 टाइप्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, एक फेरस और दूसरा नॉन फेरस। जो मेटेलिक हैं वो 2 तरह के हैं, एक लोहो और दूसरा एलोहो, मतलब एक जिसमें लोहा पाया जाता है, दूसरा जिसमें लोहा नहीं मिलता। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस, इनके आपको एग्जांपल्स देने हैं। तो इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उनमें आ चुके हैं, आप ये देख लीजिए, रीड कर लीजिए। विच आर एक्सट्रैक्टेड बाई मिनरल्स, मिनरल्स के साथ क्या क्या निकलता है? विच आर हाउ आएगा बच्चों, हाउ आर एक्सट्रैक्टेड बाई मिनरल्स, मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है? मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई माइनिंग, ड्रिलिंग और कोरिंग। या तो इनको माइनिंग मतलब खानों से निकाला जाता है, खनन प्रक्रिया से। जो ड्रिलिंग होता है बच्चों, कुएं खोद कर, कूप के द्वारा, या फिर कोरिंग। कोरिंग क्या होता है कि इसमें मतलब गहरी खुदाई की जाती है, कोरिंग में प्रवेदन किया जाता है जमीन के अंदर। तो इन 3 प्रोसेस के द्वारा मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइनिंग, माइनिंग कितने तरह की होती है? 2 टाइप्स ऑफ माइनिंग आर ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरी है शाफ्ट माइनिंग। व्हाट डू यू मीन बाई माइनिंग, माइनिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक ब्रीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। पृथ्वी की सतह के नीचे जो चट्टानें दबी हुई हैं, ब्रीड होता है दफन है, जो दबी हुई हैं, उनमें से मिनरल्स को बाहर निकालना क्या कहलाता है? माइनिंग कहलाता है। व्हाट डू यू मीन बाई ओपन कास्ट माइनिंग। अब जो माइनिंग के 2 भेद थे हमारे, दो जो क्लासिफाइड किया था हमने 2 टाइप से, कि ओपन कास्ट और जो शाफ्ट कास्ट है। ओपन कास्ट क्या है? मिनरल्स दैट लाई एट द शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाई रिमूविंग द सरफेस लेयर इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। जो मिनरल्स मतलब जो बिल्कुल सतह के नीचे होते हैं, थोड़ी सी कम शैलो होता है, कम गहराई पे जो होते हैं, उनको बिल्कुल जो पहले वाली लेयर है मिट्टी की उसको हटा के आराम से निकाल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय शाफ्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग क्या है? डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट, जो बोर्स कह सकते हैं बच्चों, जो कूप होते हैं, कुएं टाइप, मतलब लंबे बहुत गहराई तक छेद किए जाते हैं। शाफ्ट्स, जिनको हम शाफ्ट्स बोलते हैं, हैव टू मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट्स, जो मिनरल होते हैं जमा होते हैं जमीन में, उन तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबे गहरे खुदाई की जाती है। दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, जो काफ़ी गहराई पे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शाफ्ट माइनिंग। दैट इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। व्हाट इज ड्रिलिंग, ड्रिलिंग क्या होता है? डीप वेल्स, इसमें उसमें तो डीप बोर्स होते हैं, मतलब जैसे एक सुराग जैसे किए जाते हैं, जो शाफ्ट होता है, इसमें कुएं की शेप में खोदे जाते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ये मतलब कुओं की टाइप बहुत गहरे कुएं खोदे जाते हैं, इन
खनिजों को, मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए इसको बोला जाता है ड्रिलिंग। व्हाट इज कोरिंग? कोरिंग क्या होता है? मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, जो सरफेस के बिल्कुल निकट होते हैं, आर सिंपल डग आउट, उनको बिल्कुल थोड़ा सा खोद कर ही निकाल लिया जाता है, बाय द प्रोसेस एज कोरिंग। और वो कौन सी प्रोसेस होती है? कोरिंग। व्हाट इज रॉक? चट्टान क्या है? और रॉक इज एन aggregate of one or more minerals but without definite composition of constituent of minerals। ये एक एग्रीगेट होता है, उसके अंदर एक या दो से ज़्यादा मिनरल हो सकते हैं, लेकिन कोई डेफिनेट कंपोजिशन उसके अंदर नहीं होता। मतलब जितने जितने उसके अंदर मिनरल्स होते हैं सभी किसका एक डेफिनेट नहीं होता, किसी में किसी क्वांटिटी में मिनरल्स होता है, किसी चट्टान में कितने में होता है। तो ये एक एग्रीगेट मिक्सचर होता है अलग अलग मिनरल्स का। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाई ओर्स? ओर्स होता है अयस्क, मतलब एक चट्टान टाइप होता है जिसके अंदर अलग अलग तरह के जो मिनरल्स हैं उनको फिर अलग कर लिया जाता है, उनको तोड़कर गलाकर भट्टी में जो है उसको अलग किया जाता है। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। ऐसी चट्टानें जिनसे फिर मिनरल्स को माइन किया जाता है, निकाला जाता है, उनको ओर्स बोलते हैं। वेयर वॉज मेटेलिक मिनरल्स फाउंड? जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? दे आर फाउंड इन, कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इन विच रॉक्स दे आर फाउंड? दे आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये आपके क्वेश्चन उसमें भी आया था। फॉर्मेशन दैट फ्रॉम ह्यूज प्लेट्यू, जो बड़े बड़े प्लेट्यू होते हैं उन पे पाई जाती हैं इस तरह की चट्टानें, और उनके अंदर ये मिलते हैं। विच कंट्री हैव लार्ज आयरन डिपॉजिट? कौन कौन से कंट्रीज हैं? ये यहाँ पे कंट्री जाएगा बच्चों जिनके अंदर आयरन, जो काफ़ी मात्रा में आयरन और हैं वो पाए जाते हैं। तो चाइना और इंडिया। Which countries are among the world leading in producer? कौन से जो कंट्रीज हैं आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग इन टीन प्रोड्यूसर? जो वर्ल्ड लीडिंग टीन के जो सबसे बड़े जो महान उत्पादक हैं उनमें कौन कौन से कंट्रीज का नाम आता है? चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। अब विच कंट्रीज लीड इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन? इसमें आपका चाइना आता है। व्हाट आर द डिपॉजिट्स ऑफ एशिया? एशिया में कौन कौन से पाए जाते हैं खनिज? मैग्नीज, बॉक्साइट, निकिल, जिंक एंड कॉपर, ये सारे जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं। विच कंट्री हैज नो नॉन मिनरल डिपॉजिट इन इट? जहाँ पे कोई भी मिनरल नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा कंट्री है? स्विट्जरलैंड। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ टीन? टीन का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कौन सा है? ब्राज़ील एंड बाल्विया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? सीएनजी की जो फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। विच वॉज फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले किस देश में उत्पन्न की गई थी? तो इसका आंसर है बच्चों आपका नॉर्वे। तो ये थे हमारे इन बिटवीन क्वेश्चन। आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कर दिए हैं, और एक बार आप और भी, मतलब इस लेसन में तो बहुत सारे इन बिटवीन क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। ये लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है आगे आने वाली लाइफ में जीके में, और जो एनटीएससी के बच्चे हैं उनके लिए तो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।